हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। इन दिस वीडियो लेक्चर हम आपके कवर करेंगे आज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके पार्ट 4 में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, दैट डील्स फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51 और ये लिए गए हैं कहाँ से? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लिए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन आयरलैंड ने कहाँ से लिए? आयरलैंड ने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ठीक है ना, बट हमने यहाँ से लिए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और साथ ही साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, देखिए नाम से ही पता चलता है, स्टेट जब कोई पॉलिसी बनाती है, हमारा पार्लियामेंट जब भी कोई लॉ बनाता है, रेगुलेशन बनाता है, कोई पॉलिसी बनाता है, तो इन डायरेक्टिव्स को मद्देनजर रख के वो पॉलिसीज फ्रेम करनी है। क्यों? क्योंकि दीज डायरेक्टिव्स आर फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट, कॉमन मासेस के वेलफेयर के लिए ये डायरेक्टिव्स काम करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक और फीचर है, दीज आर नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि दीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ऑलराइट, जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है विद डिटेल। अब जो क्लासिफिकेशन देखिए, एक्चुअल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया हुआ है, 36, 37 एंड सो ऑन 51 तक। एक्चुअल में क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन द कंटेंट, ठीक है ना, उनके अंदर क्या है, किसी में सोशलिस्ट आइडियाज़ बताए हुए हैं और गांधीयन प्रिंसिपल्स है, किसी में लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं, तो ऑन दैट बेसिस इनको डिवाइड किया गया है। एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन नहीं है, ठीक है। हम अब स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। देखिए ये इसको टेबल को आप चाहे तो देख लीजिए, ठीक है। इसको याद रखिए कि कौन से सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आता है, कौन गांधीयन में, कौन लिबरल इंटेलेक्चुअल में। हम 1 बाय 1 करेंगे। सो 1 बाय 1, क्योंकि हम अगर 36, 37, 38, 39 ऐसे याद रखना ईजी हो जाएगा। अगर हम बीच बीच में करेंगे वैसे इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो 36 आर्टिकल क्या बताता है डीपीएसपी का? ये सिंपल है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जो आर्टिकल 12 में हमने पढ़ी थी। डेफिनेशन ऑफ स्टेट हमने क्या पढ़ी थी कि हर वो बॉडी, हर वो इंस्टीट्यूशन जिसके पास पावर है कोई भी डिसीजन लेने की, स्टेट के एम्बिट में क्या क्या आता है, हमारा पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमने वहाँ पे पढ़ी है। और यहाँ पर भी यही बताया है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट ही बताई है, सेम मीनिंग इन जो पार्ट 3 में है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 37। इसमें क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है इन्होंने कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है डीपीएसपीज के, ठीक है। नंबर 1 बताया है, इट शैल नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन बट द प्रिंसिपल, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में प्रिंसिपल बताए हुए हैं, तो वो फंडामेंटल है, बेसिक है इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। वो प्रिंसिपल बहुत ही बेसिक चीज़ है अगर हमें कंट्री को अच्छी तरीके से गवर्न करना है, ठीक है। और ये ड्यूटी है किसकी? स्टेट की। ये ड्यूटी है स्टेट की कि वो ये प्रिंसिपल जो है वो यूज़ करे वाइल मेकिंग लॉ। ऑलराइट, ओके। तो आर्टिकल 38 हमारा कहता है, देखिए आर्टिकल 38 कहता है कि 38 क्लॉज 1 ये कहता है टू प्रमोट वेलफेयर बाय प्रोवाइडिंग जस्टिस, 3 तरीके का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। देखिए हमारी जो कंट्री है ना, आज़ादी के बाद जो हमारी कंट्री है ना, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी रहा है। सोशलिस्टिक पैटर्न हमने फॉलो किया है। कहाँ से? रशिया से। रशिया एक सोशलिस्ट नेशन था ना, यूएसएसआर था ये पहले, डिसइंटीग्रेशन से पहले। तो इतना सिंपल आप याद रखिए कि हमारा सोशलिस्टिक पैटर्न था, यानी कि वेलफेयर, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं सोशलिस्ट सोसाइटी में, और रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ कॉमन मासेस। देखो यहाँ पर भी क्या है? वेलफेयर, वेलफेयर बोला है, ऊपर हमने पढ़ा वेलफेयर बोला है। तो पहले ही क्लॉज में क्या बोला? टू प्रमोट द वेलफेयर बाय, वेलफेयर हम कैसे प्रमोट करेंगे? जस्टिस देना है, कौन कौन सा? सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। ये तीनों भी हमने कहाँ से लिए हैं? रशियन रेवोल्यूशन से लिया है। आपको याद होगा हमने प्रियम्बल में पढ़ा था, एक ऊपर वाला पार्ट था जिसमें नेचर ऑफ इंडियन स्टेट बताई गई थी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। देखिए वहाँ पर भी सोशलिस्ट वर्ड हमने अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया था। उसके बाद नीचे सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि टू प्रोवाइड टू इट्स सिटीजन जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो जस्टिस वहाँ जो प्रियम्बल में वो जो लिया हुआ ना, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वो रशियन रेवोल्यूशन से ही लिया गया है। उसके बाद क्लॉज 2 क्या कहता है? 38 क्लॉज 2, मिनिमाइज इक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज। हमें जितना स्टेट को जितनी चाहे उतनी इनइक्वालिटीज को कम करना है, ठीक
ठीक है ना। स्टेटस ऐसा पैटर्न नहीं हो रखना है कि जो दोज हु आर रिच वो अमीर जो है ज़्यादा अमीर होता रहे और गरीब जो है वो ज़्यादा गरीब होता जाए। देखिए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं हम। कोई आदमी है जिसकी इनकम 20 करोड़ है, दूसरा कोई आदमी है जो 20 लाख कमाता है, तीसरा जो है वो 20,000 कमाता है, चौथा 2,000 कमाता है। तो इसमें क्या है, देखिए कितना डिफरेंस है बीच में, कितना डिफरेंस है बीच में। तो यही बोल रहे हैं ये वाला आर्टिकल कि बीच में जो डिफरेंसेस है उसको इनइक्वालिटीज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को जो है कम करना है। तो कम ये तो बोल दे कि कम करना है, तो कैसे करेंगे? जैसे फिर इसके बाद फिर जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया कि एक स्पेसिफिक टैक्स स्लैब जो है वो सेट कर दिए गए कि एक स्पेसिफिक इनकम के बाद जो है वो टैक्स लगेगा, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो इक्वल रहे सोसाइटी में। और ये जो 38 क्लॉज 2 है ना, ये ऐड हुआ था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978। ठीक है, इस तरफ डीपीएसपी में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं टाइम टू टाइम वो लिखे हुए हैं। ऑलराइट, नाउ आर्टिकल 39 क्या कहता है आपका, द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टूवर्ड्स। अब देखिए स्टेट को अपनी पॉलिसी कैसी बनानी चाहिए जिससे सबको, जिससे यहाँ के सिटीजन को, इंडिया के सिटीजन को एडुकेट, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिले, ठीक है ना। और जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो। नंबर सेकंड, रिसोर्सेज प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसा ना हो कि किसी एक ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिसोर्सेज मिले, ठीक है, अमीर को मिले गरीब को ना मिले, ये नहीं होना चाहिए रिसोर्सेज, बल्कि प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को जो है प्रिवेंट करना है, वही सेम बात रिपीट की गई हुई है, कॉन्सेंट्रेट वेल्थ, तो पैसे जो इकोनॉमी जो है किसी एक ही सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के हाथ में नहीं आनी चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैन एंड वुमेन कोई एक समान का काम कर रहे हैं तो उनका काम अगर एक है तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उनको सैलरी देने के मामले में। काम एक है मैन और वुमेन का, सैलरी भी सेम होनी चाहिए। ओके, इसके बाद आपको प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज। मतलब अगर कोई ऐसा मतलब इकोनॉमिक गेन्स के लिए किसी का काइंड ऑफ अब्यूज़ नहीं करना है, बच्चों को अब्यूज़ नहीं करना है। अगर कोई किसी की स्ट्रेंथ नहीं है काम करने की, कोई वीक है, कोई कमज़ोर है, कोई बूढ़ा है, उसकी उस चीज़ का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। देखो हम यहाँ पर क्यों किया जाता है, एक सर्टन एज के बाद 60 ईयर्स के बाद क्यों रिटायरमेंट दे दी जाती है, क्योंकि उसके बाद एफिशिएंट नहीं रहता है ना वो इंसान काम करने के लिए। तो यही बताया कि अब्यूज़ नहीं करना, अगर कोई कमज़ोर है, वीक है, मजबूर है तो उनका अब्यूज़ प्रिवेंट करना है, ठीक है ना। हमने फिर देखा फंडामेंटल राइट्स में, देखो इसको अप्लाई भी किया। फंडामेंटल राइट्स में जो चाइल्ड लेबर रेगुलेशंस लाई गई है चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट। फिर बोला है 39F में हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कैसे फ्रीडम देनी चाहिए उनको, वी नीड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, बच्चों को फ्रीडम और डिग्निटी मिलनी चाहिए, उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट होनी चाहिए हेल्थ में, ठीक है। ये जो 39F है ना, इसको कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, इट वॉज एडेड बाय अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। ये 39A यहाँ पे 2 बार लिखा है, ये एक ही बार है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है आर्टिकल 39A। एक चीज़ याद रखिए, जब भी ऐसा आपने देखा होगा 39A 21A पढ़ा है आपने, जब भी कैपिटल A होता है ना, समझ लीजिए वो नया आर्टिकल है, ठीक है ना। जब भी कैपिटल लेटर साथ में नया आर्टिकल है 21A, जैसे जब स्मॉल लेटर है ना, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, इसके क्लॉज पढ़े हमने, जैसे यहाँ पे पढ़ा हमने, ये क्या है, दिस इज 39A 39B, ये मतलब इसी सेम ही आर्टिकल के और सब क्लॉज होते हैं, ठीक है। ओके, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि कभी कैपिटल लेटर है कभी स्मॉल लेटर है। अभी 39A क्या कहता है, 39A मतलब नया आर्टिकल ऐड हुआ है बाय द अमेंडमेंट ऑफ 39A, यही 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 से ये ऐड हुआ है। अब बताया क्या गया है इसमें, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। अब ये मैक्सिमम जस्टिस की बात करते हैं, जितने भी सोशलिस्टिक आइडियल्स हैं ना हमारे, जस्टिस की ही बात करते हैं, ठीक है। तो बोला है फ्री लीगल एड, यानी कि देखो अब
यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब अगर कोई ऐसा इंसान जो कोर्ट गया, जो एजुकेटेड नहीं है, अनएजुकेटेड है, जिसके पास जो इकोनॉमिकली भी ज़्यादा रिच नहीं है, तो उसको पता नहीं है प्रोसेस कैसे है, कैसे वकील करना है, कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, तो इस चीज़ को इक्वल करने के लिए, ताकि रिच और पुअर उनको अगर लीगल एड चाहिए तो लीगल एड जो है ये फ्री कर दी, कम्प्लीटली फ्री कर दी, ताकि गरीब लोगों को भी लीगल एड मिल सके। क्योंकि अमीर लोगों के पास रसूख है, उनके पास पैसे हैं, उनको पता है कि कैसा प्रोसेस होता है, गरीब को नहीं पता है। तो इस चीज़ को डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बोला गया कि इसको फ्री लीगल एड को प्रमोट करिए। आर्टिकल 42, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल 40 में बताया गया है कि ऑर्गेनाइज करिए विलेज पंचायत। ऑर्गेनाइज बोलने को करा था, तो इसको अप्लाई किया ना, प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स दे रही है ना ये, तो इसको एक्चुअल में फॉर्म कब की, फिर इस वाले डायरेक्टिव प्रिंसिपल को एक्चुअल में काम में कब लाया? तो हमें पता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। 1992 में हुआ था ये, ठीक है ना। देखिए डायरेक्टिव दिया यहाँ पे और बाद में एक्ट के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा बनाया भी गया। आर्टिकल 41 कहता है कि हमें सिक्योर करना है, हमें राइट टू वर्क प्रोवाइड करना है, राइट टू एजुकेशन देना है, पब्लिक असिस्टेंस इन केस अब अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, पैसे नहीं कमा सकता है, तो ऐसा भी नहीं है कि उसकी ऐसी कंडीशन हो गई कि उसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोवाइड करे। कोई अगर ओल्ड एज में है, कोई ओल्ड एज में है, अपने लिए कमा नहीं सकता है, तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के ऊपर है, ठीक है ना। और इसके बाद आर्टिकल 42 कहता है, देखिए 41 में बताया गया राइट टू वर्क। अब बोला 42 में जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन। अब आपने वर्क तो दे दिया, लेकिन वर्किंग प्लेस पे आपको ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इनह्यूमन कंडीशन हो, आपको कंटिन्यूसली काम कराया जाए, कोई भी फैसिलिटी ना दी जाए, सुबह से शाम काम कराया जाए। तो यही बोला कि ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए, और मैटरनिटी रिलीफ भी मिलना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स को रिलीफ भी मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 43 क्या कहता है? इट सेज कि टू सिक्योर लिविंग वेजेस अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। अब यहाँ बात की वर्क की, यहाँ बोला कि वर्किंग प्लेस पे जो है ह्यूमन कंडीशन सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, कंडीशंस होनी चाहिए। यहाँ बात करते हैं कि अब अगर जहाँ आप काम कर रहे हो, आपको कम से कम उतनी वेजेस, उतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए कि जिससे आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो अच्छे से रख सके, बेसिक नेसेसिटीज इवन अपनी पूरी कर सके, और आपका स्टैंडर्ड अच्छा हो लाइफ का, ठीक है ना। आप ऐसा ना हो कि आप काम कर रहे हैं सुबह से शाम और आपको वेजेस उससे बहुत कम मिल रहे हैं, जिससे आपका गुजारा भी पूरा ना हो, ठीक है। और साथ ही साथ आपको टाइम दिया जाए टू फॉर योर लेजर एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल हु आर वर्किंग इन अ प्लेस। इसी में एक प्रोविजन में ये भी ऐड किया गया है कि प्रमोट करना है कॉटेज इंडस्ट्री को। ये भी एक सोशलिस्ट इसमें आता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज को। आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा वर्किंग फोर्स जो है कॉटेज इंडस्ट्री में है, ठीक है। और गांधी जी ने पहले बहुत ही शुरुआत से वो कहते आए हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करिए। फिर आता है 43A, यानी कि ये भी किसी अमेंडमेंट से आया है। अब हम देखते हैं 43A कौन सी अमेंडमेंट से आया है। यह आया है आपका 43A आया है आपका, वेट ये हैंग हो गया, इसको चेक कर लीजिएगा। 43 अमेंडमेंट वहाँ पे लिखा है ऊपर। सी 43 पार्टिसिपेशन, इसमें बताया है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें बोला गया है कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि इंडस्ट्रीज के बेसिक मैनेजमेंट में। क्यों? क्योंकि अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उनको पता नहीं होगा कि मैनेजमेंट कैसा है, तो क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाए, ठीक है। नंबर आर्टिकल 43B ये कहता है अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं आपकी? व्हेन जब भी कोई ग्रुप ऑफ पीपल वॉलंटरली आ जाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ठीक है ना, फॉर द कॉमन, कोई उनको बिजनेस करना हो, कुछ काम करना हो, तो उसको मतलब वॉलंटरली जब ग्रुप ऑफ पीपल साथ में इकट्ठे आके कोई काम करते हैं, दैट आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आपकी जो अमूल बटर, अमूल दूध जो आप पीते हैं वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। आर्टिकल 44 में बताया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। देखिए 43A और 43B कौन से अमेंडमेंट से आया है आपका?
दोनों 43A और 43A और देखिए 43A आया है आपका 42nd अमेंडमेंट 1976 से, और 43B जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला आया है वो रिसेंटली 2011 में आया है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ओके, उसके बाद आता है आपका 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है कि जो देखिए सिविल लॉज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड इनहेरिटेंस, अपनी जो ज़मीन जायदाद है वो अगर आगे इनहेरिट करनी अपने बच्चों को देने का काम, या फिर मैरिज लॉ, शादी के लॉज, डिवोर्स के लॉज, इनने बोला कि सिविल लॉज के लिए जो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड होना, जैसे क्रिमिनल केसेस में सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, इसी तरह इसमें भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदूज के लॉज सिविल लॉज अलग हो, मुस्लिम के अलग हो, पारसीज के अलग हो। ओके, तो हम कर रहे थे यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 ऑफ द DPSP बात करता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए इंडिया में। देखिए इंडिया में क्या है कि हर एक रिलीजन के सिविल लॉज जो हैं, चाहे लैंड इनहेरिटेंस के रिलेटेड हो, शादी को लेके हो, डिवोर्स को लेके हो, तो अपने अपने रिलीजन के हिंदूज़ के अलग है, मुस्लिम्स का अलग लॉ बोर्ड है, पारसीज के अलग है, ठीक है, इस तरह बाकी रिलीजन के भी अलग है। तो UCC क्या कहता है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, जैसे क्रिमिनल लॉज है ना सबके लिए बराबर है, इसी तरह यूनिफॉर्म लॉज भी सबके लिए, सभी रिलीजन्स के लिए बराबर होने चाहिए, एक समान होने चाहिए, ठीक है ना। ये DPSP में बताया गया है, हालांकि अभी एप्लीकेबल नहीं है इंडिया में। आर्टिकल 45 कहता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। आपको याद होगा हमने पढ़ा था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 की हमने पढ़ी थी, जहाँ पर क्या पढ़ा था हमने कि 21A ऐड हुआ है फंडामेंटल राइट्स में, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कर दी गई थी। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि 45 आर्टिकल में भी इस अमेंडमेंट से कुछ चेंजेस आई थी। क्या चेंजेस आई थी? अमेंडमेंट से पहले यहाँ पे लिखा था 6 से 14, अमेंडमेंट हो गई, इसको डाल दिया फंडामेंटल राइट्स में और यहाँ पे कर दिया 0 से 6। ऑलराइट, आर्टिकल 46 कहता है कि हमें प्रमोट करना है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट किनका, वीकर सेक्शन, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी की, सो दैट उनके साथ कोई इनजस्टिस ना हो सके, ठीक है ना, उनके साथ उनका भी प्रॉपर तरीके से वेलफेयर हो और हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी बनी रहे। आर्टिकल 47 सेज कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो यहाँ के अपने सिटीजन्स का जो न्यूट्रिशन लेवल है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना, और पब्लिक हेल्थ सबको क्या करे, एलिवेट करे, इसका राइज करे, लेवल राइज करे, और साथ ही साथ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स को बैन कर दे, यानी कि प्रोहिबिट करे। देखिए किसी भी सोसाइटी में देखिए जितने भी डायरेक्टिव्स हैं, दीज आर फॉर द वेलफेयर ऑफ और सोसाइटी ऑफ कॉमन मासेस ऑफ कंट्री। अब किसी सोसाइटी के लोग ही इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स या नशा करके बैठे हों तो फिर वो वेलफेयर स्कीम्स किसके लिए लाएंगे? तो इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल से बताया गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। आर्टिकल 48 सेज अबाउट हमें क्या करना है, प्रिजर्व करनी है इम्प्रूविंग जो ब्रीड्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, प्रिजर्विंग इम्प्रूविंग ब्रीड्स, और साथ ही साथ काउ स्लॉटर या ऐसा कोई जानवर जो दूध देता है तो उनके स्लॉटर को भी हमें बैन प्रोहिबिट करना है। आर्टिकल 48A ये कौन सी अमेंडमेंट से आया है? 48A आया है आपका 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 से। देखिए इसमें क्या बताया है, इसमें बताया है आपको 48A, इसमें बताया प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं कि हमें एक्सेस ऑफ पोल्यूशन करना है, हमें एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन, तो इस चीज़ के लिए भी हमें मेजर्स लेने हैं कि हमें प्रोटेक्ट करना है अपने एनवायरनमेंट को, हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को भी सेफ गार्ड करना है। इसी के साथ आर्टिकल 49 ये कहता है कि हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, ताजमहल हो गया, हमारा पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो गई, हमें उसे भी प्रिजर्व करना है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है ये हमारे नेशनल, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है ना, हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ये हमारे मुल्क में। आर्टिकल 50 बोलता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है लॉ, ठीक है ना, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव लॉ इम्प्लीमेंट करता है, लॉ को लागू करता है।
तो अब लॉ तो इम्प्लीमेंट हो गया, लॉ को तो ऐसी कोई बॉडी तो होनी चाहिए जो देखेगी जो लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है, इज दिस जस्ट या अनजस्ट, ये राइट है, ये सही है, गलत है, तो उसको कौन देखता है? जुडिशरी। तो यही चीज़ बताई है कि अगर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक हो गया तो फिर तो कोई बचेगा नहीं ना जो देखे लॉ जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो सही है कॉमन मासेस के लिए या गलत। तो इसीलिए बताया हुआ कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग कर दीजिए इन आर्टिकल 50 ऑफ DPSP। आर्टिकल 51 कहता है कि हमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रखनी चाहिए, यानी कि हमें और साथ ही साथ हमें रिलेशन रखने चाहिए अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, जस्ट और ऑनरेबल रिलेशंस मेंटेन रखने चाहिए। अगर किसी और कंट्री के साथ हमारा कोई डिस्प्यूट भी है तो उसको आर्बिट्ररी यानी कि म्यूचुअली हमें बैठ के सॉल्व करना है और हमें इंटरनेशनल लॉज को भी रिस्पेक्ट करना है। दीज आर ऑल इन योर आर्टिकल 51। तो यहाँ तक आपकी DPSP जो है वो कंप्लीट हो गए। तो JKPSI में DPSPs को लेके क्या ही क्वेश्चन आ सकता है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है DPSPs का ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से वाले आर्टिकल में है, आपका काउ स्लॉटर कौन से वाले आर्टिकल में प्रोहिबिट करने को बोला है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। DPSP कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, ये आपके पार्ट 4A यानी कि अमेंडमेंट से आया है। ये एक नया पार्ट इन्होंने ऐड किया, ठीक है ना, बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 42nd अमेंडमेंट हुई ऑफ 1976। और रिकमेंडेशन कौन सी किसने दी थी? इट वॉज सरदार स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करनी चाहिए। क्या है ये? कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं, कुछ बेसिक ड्यूटीज़ हैं जो सभी सिटीजन्स को फॉलो करनी है, ठीक है ना। ड्यूटीज़ क्या क्या है वो आप मैं इसमें ऐड कर दूंगी PDF में, ये 10-11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड कर दूंगी। JK सिविल सर्विसेज की ऐप से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर किसी भी स्टैंडर्ड बुक से आप ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसिएबल, दे आर नॉट एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। हमने जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल पढ़ा है पहले क्या होता है, ठीक है। और 10 ड्यूटीज़ ओरिजिनली थी, 11th जो आखिरी जो लास्ट ड्यूटी थी इसको ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2002, जिसमें बताया गया था कि ये ड्यूटी है किसकी? किसी भी अपने पेरेंट्स की और गार्डियंस की, वो अपने बच्चों को 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को स्कूल भेजें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।